नमस्कार, किसान तक में आपका स्वागत है। मैं हूं निर्मल यादव। आज हम आए हैं कानपुर ज़िले में। यूपी का कानपुर वैसे तो नाम सुनते ही उद्योग नगरी के तौर पर ये प्रचलित है, फेमस है, लेकिन यहाँ प्रदूषण भी जो है कानपुर की पहचान के साथ जुड़ा हुआ है। कानपुर से लगा हुआ एक गांव है हिरनी। हमने खेती में प्रयोग तो बहुत सारे सुने और देखे होंगे, लेकिन जंगल लगाकर खेती करने का प्रयोग अपने आप में अनूठा है। मेरे पीछे ये जो आप जंगल देख रहे हैं, यूकेलिप्टस का 3.5 बीघा में लगभग 6000 पेड़ लगाए गए थे आज से 5 साल पहले। अब ये भरे पूरे हैं, बढ़ चुके हैं। यहाँ इनमें एक बार इनकी कटाई भी हो चुकी है और अब जो इनमें दोबारा से फलत एक तरह से कहें जैसे कि खेती में होती है, वो शुरू हो गई है। ये जंगल क्यों लगाया गया, क्या इसकी वजह थी, ये सब हम जानेंगे। लेकिन इसके पहले थोड़ा सा हम फ्लैशबैक में ले जाना चाहेंगे आपको। जब ये सोचें कि इस खेत में पहले सिर्फ़ और सिर्फ जैसे दूसरे खेतों में फसल दिखती थी, मैदान था, कोई पेड़ का कोई नामो निशान नहीं था। अब यहाँ 6500 पेड़ों का एक छोटा सा जंगल है, जिसे फूड फॉरेस्ट के तौर पर डेवलप किया जा रहा है। इस पूरे ये जो पूरा आइडिया है, ये जो पूरा कंसेप्ट है, इसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं एक बहुत ही उन्नत किस्म के किसान, जिन्होंने क्लाइमेट चेंज, जो आज की तारीख में सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय है, खेती किसानी को लेकर क्लाइमेट चेंज में डॉक्टरेट की है, पीएचडी की है और अब खुद खेत पर उतरकर जंगल लगाकर क्लाइमेट चेंज और सस्टेनेबिलिटी की बात जो कुदरत में की जा रही है, उसके प्रयोग कर रहे हैं। आइए हम मिलते हैं महाराणा प्रताप सिंह जी से। महाराणा जी, प्रताप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है किसान तक में। नमस्कार। कब से ये सब शुरू किया और इसे हम कैसे माने कि ये खेती है? क्योंकि खेती में तो बोना, काटना, गेहूं, धान, यही सब है, लेकिन आपने यूकेलिप्टस और कुछ, अब फूड फॉरेस्ट की जब हम बात करते हैं तो फलों के पेड़, सब्जियों की एक जंगल आप जो लगा रहे हैं, क्या है इसके पीछे की कहानी और कंसेप्ट? इसके पीछे की कहानी ये है कि क्लाइमेट चेंज में रिसर्च करते समय मुझे ऐसा लगा कि जो क्लाइमेट चेंज से लड़ने का एक तरीका है, वो केवल जंगल या पेड़ पौधे लगाना ही है। बाकी बातें हम करें कि क्लाइमेट टैक्स करना, ये करना, गाड़ी का ये करना, वो पॉसिबल नहीं, उससे पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। और जहाँ तक आप बात कर रहे हैं कि ये खेती है, जैसे ये मैंने पेड़ पौधे लगाए हुए हैं, ठीक है, जैसे कि आपने बताया कि इसकी एक बार कटिंग हो चुकी है, ठीक है, ये भी एक फसल ही हमें, बस ये हमें 4 साल या 5 साल बाद मिल रही है पेड़ों के हिसाब से। इसके अलावा ये एक हमारा पार्शियल ग्रीन हाउस की तरह भी काम कर रहा है, जिसके अंदर की ये पीछे आप देख सकते हैं हल्दी की फसल लगी हुई थी, ये सूखी हुई है अभी, तो अभी खोद के इसको दूसरी जगह लगाया जा रहा है। और इसके बीच में और भी केले, पपीता, करौंदे, आम, अमरूद, जामुन, नींबू और बहुत तरीके के पेड़ पौधे फल के लगे हुए हैं, जो कि इन पेड़ पौधों के कारण ही संभव हो पाया है। अकेले उनका इंडिविजुअल कर पाना यहाँ पॉसिबल नहीं था, क्योंकि ज़मीन भी यहाँ बैरन लैंड है, यहाँ एक तरीके से ऊसर भूमि है। तो इनकी पत्तियों से जब यहाँ गिरती हैं और पानी लगने के बाद सड़ रही हैं, तो उसको एक कार्बनिक तत्व मिलता जा रहा है, उससे दूसरे पेड़ पौधों का यहाँ उग पाना संभव हो पा रहा है। लेकिन मैं बीच में टोकूंगा आपको। यहाँ मैं जितनी भी चीज़ें देख पा रहा हूँ, कॉन्ट्राडिक्टरी दिख रही हैं। खेती के जो कंसेप्ट हैं, मानक हैं, उनके विपरीत। जैसे यूकेलिप्टस का आपने जंगल लगाया, हम लोग सुनते हैं, हमें ऐसा बताया जाता है वैज्ञानिकों के माध्यम से कि यूकेलिप्टस क्लाइमेट के लिए या जलवायु के लिए बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि ये पानी बहुत ज़्यादा अवशोषित करता है। आपने फिर भी इसको लगाया और इसी से आपने जंगल की शुरुआत की और अब दूसरे पेड़ पौधों की तरफ जा रहे हैं, जिसमें फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं। यहाँ से शुरुआत क्यों हुई? यूकेलिप्टस को ही क्यों चुना आपने? इनको चुनने का कारण इसलिए था क्योंकि ये किसी भी हार्श क्लाइमेट में सस्टेन कर सकते हैं। जहाँ तक पानी देने की बात है, अगर पानी देंगे तो तेज़ी से बढ़ेंगे, पानी नहीं भी मिलेगा तो तेज़ी से, मतलब अपनी ठीक ठाक स्पीड से बढ़ते रहेंगे। और उसके बाद इनसे हमें टिम्बर मिल जा रहा है। और जैसा कि मैंने बताया कि इसकी 5 साल बाद मैंने कटिंग कराई थी, तो करीब 2500 पौधे कटवाने के बाद मुझे 12 लाख रुपए इसमें मिला हुआ टिम्बर का। तो वो अप्रॉक्सीमेट 2 बीघा का कटवाया मैंने, तो उस हिसाब से मुझे ऑन एवरेज 3 लाख रुपए बीघा, 2 लाख रुपए बीघा, मतलब साल का, मतलब हिसाब से ये पड़ जाएगा। तो इतना मतलब मुझे मिल गया है, मतलब तो किसी भी खेती में इतना हमको नहीं मिलता। और इसके अलावा इसमें हल्दी की जो फसल चल रही है, करौंदे के हैं, करौंदे के कुछ
जो पौधे हैं मैंने खुले में लगाए थे, उनका आप अभी कंपेरिजन कर सकते हैं कि ये 8-8 फीट के हो गए हैं। जो खुले में लगे हैं सेम टाइम के, वो मुश्किल से 2 फीट बड़े हुए हैं। जबकि ये पूरी तरह छाँव में है, इनमें मतलब फल भी आ चुके हैं कई बार। बाकी और जैसे केले के हैं, केले भी इतनी छाँव में चल गए हैं। आम के जो पौधे दिख रहे हैं, ये इन पेड़ों के कारण सस्टेन कर पाए हैं, क्योंकि यहाँ पर तेज आंधी से ये बचा पा रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पर यमुना नदी की तरफ से दक्षिण से आने वाली हवाएं बहुत तेज होती हैं कि पेड़ के टिप जमीन पे टच कर जाते हैं, तो कोई भी पेड़ यहाँ पे बचा पाना मुश्किल है, मतलब हवा की बहुत तेजी गतिविधि के कारण से। तो एक तरह जलवायु के लिहाज से बहुत ही चैलेंजिंग एरिया है ये। हाँ, वो हर जगह हो गया है। आप कानपुर देहात में भी जाएंगे तो वहाँ पे भी यही समस्या है कि लोग पेड़ लगाते हैं और टूट जाते हैं। इवन बड़े बड़े आम के मोटे मोटे पेड़ आंधियों में टूट के गिर जा रहे हैं। तो ये एक तरह से विंड शील्ड का काम कर रहे हैं। तो इनके अंदर जो लगे हुए हैं वो पौधे बच जा रहे हैं। और जो पौधे जैसे हमें कम गर्मी वाले चाहिए, मतलब कम गर्मी में चलते हैं, वो पौधे भी यहाँ चल पाएंगे, क्योंकि यहाँ सेमी शेड मिल गया इनको। सेमी शेड मिल गया है तो उससे टेम्परेचर जो गर्मियों में 45 डिग्री चला जाता है, वो इसके अंदर 35 डिग्री से 32 डिग्री तक मेंटेन हो जाता है। तो वो हाई टेम्परेचर में जो मर जाते हैं पौधे, वो यहाँ पे हम अपना आराम से उनको उगा सकते हैं या मेंटेन कर जा रहे, सस्टेन कर जा रहे हैं वो। तो वो इसका एक बेनिफिट हो जा रहा है जी। थोड़ा सा फार्म के बारे में बताइए कि कितना इसका रकबा है, और यहाँ आने से पहले आपने जैसे कि बताया 5 साल में आपने ये सारा कुछ यहाँ पर उपक्रम किया है, इसके पहले की क्या तस्वीर रही थी, और जबकि यहाँ एक भी पेड़ नहीं था, और अब यहाँ पर कितने पेड़ हो चुके हैं 5 साल के भीतर। जैसे कि सर्वाइवल रेट को लेके भी आपने बताया कि यूकेलिप्टस सबसे बेहतर है, जो सबसे अच्छे तरीके से बढ़ सकता है, और यहाँ एक अच्छा जंगल उससे डेवलप हुआ है। तो ये 5 साल की जो कहानी है, संक्षेप में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं कि ये जंगल लगाने से फ़ायदा क्या हुआ, कैसे हुआ। और यहाँ पर 5 साल पहले जब मैं आया था तो उस समय मैंने यूकेलिप्टस के पेड़ लगवाए थे यहाँ पे। तो उनको लगवाने के बाद उसके अगले साल मैंने 2 बीघा के खेत में, मतलब 1 एकड़ के खेत कुल में, कितना रकबा है इसका? टोटल 15 बीघा है। हाँ, ठीक है। मतलब 15 बीघे में आपने यूकेलिप्टस 2.5-3 बीघे में लगाया हुआ है। 3 बीघे में हाँ, वो पहली मतलब जो सबसे पहले मतलब सेटअप था वो 3.5 बीघा जिस पे आप बैठे हुए हैं, इस खेत का था। इस पे सबसे पहले लगाया, और उसमें बाकी थोड़े बहुत पेड़ पौधे लगाए छोटे छोटे। और इसके अलावा अगले साल मैंने सामने एक 2 बीघा का खेत है, उसमें केवल फूड फॉरेस्ट लगाया। उसका सर्वाइवल रेट वहाँ पे जो पेड़ पौधे लगे हैं वो केवल 10% रहा है। वहाँ पे मैंने करीब 3000 पेड़ पौधे लगाए फलों के, जिनमें से 1500 करौंदे के थे बाउंड्री में, और सहजन के 1000 पौधे थे। तो वहाँ केवल 10% ही पेड़ पौधे बचे हवा के कारण। यहाँ पे उनका सर्वाइवल रेट करीब 70% है। कुछ जो बहुत तेज धूप वाले हैं उनके अलावा, जिनको तेज धूप चाहिए उनके अलावा, मतलब उनकी ग्रोथ रेट धीमी है, लेकिन बाकी सब चल रहे हैं 70%। यूकेलिप्टस के बीच बीच में आपने क्या क्या लगाया है? इसके बीच में मैंने कटहल, अमरूद, जामुन, नींबू, करौंदा, पपीता, केला, आम, सेब के कुछ पेड़ हैं, जैसे काली मिर्च हो गया, लौंग, मसाले, ये सब भी लगे हुए हैं। हल्दी लगी हुई है, और फूलों के बहुत सारे हैं। इसी तरह मतलब काफ़ी चीज़ें हैं। अब तो मतलब उनकी गिनती भी मैं भूल गया हूँ कि क्या क्या लगा रखा है। तो एक तरह से एक मिक्स्ड फार्म बन गया है। हाँ। इसमें पारंपरिक तौर पर भी आप जो खेती होती है गेहूं धान वगैरह ये भी करते हैं क्या? इसमें नहीं करते हैं, क्योंकि ये पूरा 15 बीघा का जो एरिया है नहीं, उसमें 15 बीघा में मैंने ज़्यादातर अपनी जो मेरी खुद की ज़मीन है उस पे 12 बीघा में मतलब पेड़ पौधों को मतलब पूरा दे रखा है। बाकी 3 बीघा में अपने खाने के लिए मतलब वो फसल उग रही है उसमें। मतलब वो गेहूं धान वगैरह होगी 3 बीघा में। 3 बीघा में गेहूं धान, बाकी 12 बीघा में ये फॉरेस्ट वाला जो है खाने पीने के सब उसमें खाने पीने। इसके अलावा 20 बीघा और है उसमें लीज पे है, उनमें भी मतलब वही खाने पीने का गेहूं धान, और करीब 6 बीघा में केले का लगाया हुआ है। हाँ। इसको डिज़ाइन कैसे किया आपने? और दूसरा मैं एक ये जानना चाहता हूँ कि आपका जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है वो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं आप, और खेती में जो आपने अपना इंजीनियरिंग इस्तेमाल की है, अप्लाई की है, उसके हिसाब से फार्म डिज़ाइनिंग कैसे की आपने इसको? खेती में अभी तक इंजीनियरिंग नहीं अप्लाई कर पाया हूँ,
क्योंकि खेती में इंजीनियरिंग अप्लाई करने के लिए बहुत बड़ा लैंड चाहिए आपको, उसमें तभी जाके आप टेक्निकल वो सब कर सकते हैं। यहाँ चूँकि छोटे छोटे लैंड पार्सल की प्रॉब्लम है इंडिया में, तो उसके कारण यहाँ टोटली टेक्निकल कर पाना अभी संभव नहीं है। कि जैसे हमें डीप इरिगेशन करना है तो उसके लिए एक सेटअप बना होना चाहिए, फिर उससे लाइन जाएगी और उसके लिए फिर लाइट चाहिए। यहाँ पे खेतों में लाइट मिल पाना उतना संभव नहीं है। तो वो सब जहाँ जिनके पास बहुत बड़े बड़े लैंड पार्सल होते हैं 40-50 बीघा के, वहाँ पर ही टेक्निकल अप्लाई हो सकता है। यहाँ छोटे छोटे खेत में अगर मैं ऑटोमेटिक ट्रैक्टर की बात करूँ कि मतलब अनमैन्ड जो होता है ट्रैक्टर, वो आ गए मार्केट में बहुत पहले से हैं। मैंने इस पर थोड़ा काम भी किया हुआ है क्योंकि मेरे रिसर्च गाइड थे वो ट्रांसपोर्टेशन के थे, तो उनके साथ में मैंने काम किया था। तो वो चीज़ अगर मैं यहाँ अप्लाई करूँगा तो उसको रोकने वो करने में, यहाँ एक बीघा खेत हैं, बाउंड्री आ जा रही है, तो वो पॉसिबल नहीं है। वो सब बड़े बड़े लैंड पार्सल के लिए पॉसिबल है। और कुछ टेक्निकल लगाना चाहें हम कि सॉइल टेस्टिंग ये सब वगैरह, या ऑटोमेशन कुछ भी ड्रोन करना चाहें, तो छोटे छोटे खेत पे पॉसिबल हो ही नहीं सकता अभी, जब तक एक पूरा चकबंदी हो के गवर्नमेंट कर ना दे कि एक बड़ा लैंड पार्सल हमारे पास हो गया। जैसे मेरा 15 बीघा एक साथ हो गया, या फिर मुझे लीज पे कहीं मिल गया 50 बीघा 4-5 साल के लिए, तो उस पे ही पॉसिबल है। छोटे छोटे लैंड पार्सल पे टेक्नोलॉजी लगा पाना संभव नहीं है। जी, पढ़ाई के बारे में अगर आपका जो अनुभव है, जैसे आपकी एजुकेशनल बैकग्राउंड वो क्या रही है? एजुकेशनल बैकग्राउंड मेरी बीटेक कंप्यूटर साइंस से है कानपुर यूनिवर्सिटी से, और फिर मोतीलाल से जीआईएस एंड रिमोट सेंसिंग से एमएनआर जिसको कहते थे। हाँ, मोतीलाल एमएनआर, एमएनआईटी अब बोलते हैं उसको। जलवायु परिवर्तन ही टॉपिक आपने क्यों चुना, ये जो पीएचडी में आपका टॉपिक है? टॉपिक जैसे बीटेक कंप्यूटर साइंस किया, उसके बाद उसमें लगने लगा कि मतलब उसमें काफ़ी ज़्यादा महारत हासिल हो गई थी, तो ये लगा कि उसी में करते रहेंगे तो वही लोग करके एमटेक भी और पीएचडी भी सेम टॉपिक पे करते चले जाते हैं, चैलेंजिंग नहीं रहता है। तो उसके लिए फिर मैंने वहाँ पे जीआईएस एंड रिमोट सेंसिंग में एडमिशन लिया। कंप्यूटर साइंस का भी ऑप्शन था मेरे पास कई जगह, लेकिन मैंने वहाँ पे लिया। और उसके बाद वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन पे काम किया। ट्रांसपोर्टेशन में काम किया और उसके बाद ये लगा कि हाँ, ये भी मुझे काफ़ी ठीक ठाक आ गया है, अब कुछ और मतलब चैलेंजिंग होना चाहिए। तो उसके बाद मैंने फिर वहाँ पे पीएचडी के दौरान वहाँ पे क्लाइमेट चेंज, क्योंकि उस समय मतलब काफ़ी था, क्योंकि उस समय जब स्टडी की जाती है अपने टॉपिक के लिए, तो उस समय मतलब काफ़ी हॉट टॉपिक लगा कि ज़रूरत भी है उसमें 2010 में। उस समय मतलब ये लगा कि हाँ, काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है इस टॉपिक की और इस पे काम करने की ज़रूरत है, तो इसलिए उस टॉपिक को लेकर काम किया हुआ था। जी, अगर हम क्लाइमेट चेंज की बात करें तो 2010 में जबकि आप इस टॉपिक को चूज़ कर रहे थे और 2019 तक आपने ये सारा कुछ कंप्लीट किया, हम आज की तारीख में 2024 में क्लाइमेट चेंज को फेस कर रहे हैं, फील कर रहे हैं। एक कॉमन मैन, एक किसान, हर कोई ये महसूस कर रहा है कि अब जलवायु बदल रही है, मौसम जिस तरह से उतार चढ़ाव दिखा रहा है। आपको क्या लगता है कि आपने जिस तरह से आपकी जो स्टडी है इसमें और आपका अच्छा खासा अनुभव भी है, ये जो प्रयोग आप कर रहे हैं, सस्टेनेबिलिटी की जब हम बात करते हैं तो ये चीज़ कितनी कारगर है और सॉल्यूशन क्या है, क्या समाधान है इस समस्या का? सबसे पहले तो नॉर्मल जो फसलें हम कर रहे हैं वो क्लाइमेट से इफेक्ट हो जा रही हैं, तो उसके लिए हमें उन फसलों पे आना पड़ेगा जो क्लाइमेट से इफेक्ट ना हो, जो कि पेड़ पौधों की फसलें ज़्यादातर रहती हैं, वो जल्दी से इन पे असर नहीं डाल रही हैं। या फिर जैसे हमने लाई की फसल की है, तो उसकी जगह जो सूरजमुखी की खेती बंद हो चुकी है, जिसको जैसे आपने कहा कि ये यूकेलिप्टस को पानी ज़्यादा खींचता है इसलिए बंद कर दिया गया है। मैंने ये भी सुना है कि गवर्नमेंट ने सूरजमुखी को बैन कर रखा है, ज़्यादा पानी देती है, लेकिन वो साल में 3 बार हो सकती है और उस पर मौसम का ज़्यादा मार भी नहीं पड़ती है। तो अब ज़बरदस्ती अगर हम लाही करें, जो कि हमारे लगा हुआ इस बार कि 1 कुंटल बीघा होगा केवल, अगर अच्छी सही मौसम रहता तो 5 कुंटल होती, 1 कुंटल हो रहा है। तो या तो पानी बचाने के लिए हम वो करें, या तो फिर सूरजमुखी जैसे फसल करें, ऑयल उससे भी निकल रहा है जो कि हार्ट के लिए अच्छा भी है। और जहाँ तक पानी की बात करें, 1 बीघा गेहूँ पैदा करने में इतना पानी लगता है, जो कि शहरों में बॉटलिंग करके बेचा जाए तो वो 2-3 करोड़ रुपए का पानी होगा, इतना पानी खर्च होता है। अगर हम पानी बचाने की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे पॉसिबल, खेती में पॉसिबल नहीं है। अगर खेती में इसमें अगर पानी बचाने की बात करेंगे, ये सब करेंगे, तो लोग खाएंगे क्या फिर? क्लाइमेट चेंज का जो चैलेंज है
कितने सालों तक आपको लगता है कि ये भी एक जिसको कहें कि स्टेबल मोड में आ जाएगा? अभी कितना और फेस करना पड़ेगा? जैसे कि रोज़ तापमान में गिरावट आती है, तुरंत उछाल आ जाता है, मौसम भी देखते हैं कि दिन में धूप है, शाम को बारिश होने लगती है। आपका अपना आपकी एक्सपर्टीज़ है, उसके हिसाब से अभी इन सब चीज़ों को स्टेबल होने में कितना समय लगेगा? ये स्टेबल नहीं हो पाएंगे कभी भी, क्योंकि इसके पीछे ज़्यादातर गवर्नमेंट एजेंसियां और सभी लोग ये बोल देते हैं किसान पराली जला रहा है या फिर लोग गाड़ी चला रहे हैं उससे प्रदूषण हो रहा है। एक्चुअल रीज़न ये नहीं है। एक्चुअल रीज़न है जो परमाणु परीक्षण किए जा रहे हैं। वो एक एक परमाणु परीक्षण से इतना ज़्यादा न्यूक्लियर और गर्मी पैदा होती है जो कि कई सालों तक जो यहाँ पे टोटल वर्ल्ड में जो खेती हो रही है उसमें जो ग्रीन हाउस गैस इमिट होंगी उससे ज़्यादा वहाँ प्रोड्यूस हो जा रहा है। अभी जो युद्ध चल रहे हैं इन कारणों से ये हो रहा है जो कि बंद नहीं हो सकता है। और बड़ी बड़ी एजेंसियों पे जो कार्बन टैक्स लगने वाला था उसको रोक के अभी, ताकि वो अपने को खुद को कार्बन न्यूट्रल कर लें और उनके ऊपर टैक्स ना लगे, इसलिए पिछले 10 सालों से इस चीज़ को रोका जा रहा है। ताकि जैसे कि टोयोटो या बड़ी बड़ी कंपनी होंडा ने अपने प्लांट में यही मियावाकी फॉरेस्ट लगा रखे हैं ताकि अपने आप को कार्बन न्यूट्रल दिखा के टैक्स फ्री हो सकें। लेकिन ये कार्बन टैक्स हर आम आदमी पे पड़ने वाला है जिस दिन चालू होगा। किस तरह से? टैक्स के रूप में, इकोनॉमी के रूप में, पैसे के रूप में, फाइन के रूप में पड़ेगा। ये हर एक आदमी पे पड़ेगा कि आप इतना कार्बन उत्सर्जन कर रहे हैं तो आपके ऊपर जैसे हाउस टैक्स लग रहा है उसी तरह कार्बन टैक्स भी लगेगा, जो कि अभी बड़ी बड़ी इंडस्ट्री के यहाँ रोक के रखा गया है ताकि वो खुद को फ्री कर लें। लेकिन आम आदमी फ्री नहीं कर सकता है। आम आदमी जैसे एसी चला रहा है तो वो काउंटेड हो जाएगा, गाड़ी चला रहा है वो काउंटेड हो जाएगा, ये टोटल लगना है। जी, तो इसका सोल्यूशन क्या आपको लगता है कि इस तरह के फॉरेस्ट लगा के आम आदमी या कम से कम किसान अपने आप को इस चीज़ से फ्री कर सकता है? हाँ, ये कर सकता है। ये मतलब ये वर्ल्ड क्लाइमेट समिट जो है उसमें मतलब ये भी है और इवन इंडिया भी खुद के फॉरेस्ट को ये खुद के फॉरेस्ट को कार्बन एब्जॉर्बिंग एंटिटी दिखाकर उससे वर्ल्ड गवर्नमेंट से छूट भी लेता है, ले रहा है बल्कि। तो जब इंडियन गवर्नमेंट ले रही है तो लोग क्यों नहीं ले सकते हैं? कार्बन क्रेडिट नाम से ये कॉन्सेप्ट भी है कि और कई इंदौर में कुछ कंपनियां प्रचलित भी हो रहा है, बल्कि सरकार किसानों से कह रही है कि आप कार्बन क्रेडिट के नाम पे कमा भी सकते हैं। कमा सकते हैं, लेकिन किसी को अभी तक मिला नहीं है। जैसे अब यहाँ पे इतना लगा हुआ है। अगर आप फुटप्रिंट की बात करें तो जितनी ये वुड है, एक पेड़ का जैसे वजन है 4 कुंटल है। 4 कुंटल में अगर मैं कह रहा हूँ इसको सूखने के बाद इसका वजन 2 कुंटल भी बचा तो 2 जो कुंटल वजन है 200 केजी वेट है, वो कार्बन ही तो है। तो एक पेड़ ने इतना अब्जॉर्ब किया हुआ है, तो क्या जो पेड़ पौधे लगाएगा उसको नहीं मिलना चाहिए? लेकिन मिल रहा है उसको। बातें हो रही हैं लेकिन मिल नहीं रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट अभी खुद ही लेने में मशहूर है। ये दूसरों को देगी कैसे वो, क्योंकि वो खुद ले रही है अभी वर्ल्ड गवर्नमेंट से। जी, तो जिस तरह से डॉक्टर महाराणा प्रताप सिंह जी ने बताया, और मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि व्हील चेयर पर खेती करते हुए किसी किसान को नहीं देखा होगा, क्योंकि उनका एक्सीडेंट हुआ है। और लेकिन फिर भी इसके बाद भी उन्होंने तय किया, कमिटमेंट है ये अपने खेत के साथ, कि उससे दूर नहीं रहेंगे और अपना काम जारी रखेंगे। अभी हम अपनी इस स्टोरी के दूसरे चरण में आपको इनके द्वारा जो लगाया गया फूड फॉरेस्ट है उसको दिखाएंगे, जिसके बारे में डॉक्टर साहब ने ये बताया कि जब ये एक पूरा डेवलप्ड जंगल जिसमें पेड़ पौधों के सर्वाइवल रेट ज़्यादा है बनिस्बत मैदान में जो एक फूड फॉरेस्ट लगाया है उसमें सर्वाइवल रेट कम है, क्योंकि वो छोटे पेड़ हैं, उनको उस तरह की छाया, उस तरह की ठंडक, उस तरह की नमी वहाँ नहीं मिल पा रही थी, इसलिए वहाँ पर सर्वाइवल रेट कम है। मैं गलत तो नहीं हूँ? बिल्कुल सही बोल रहे हैं जी। वो 4 साल का हो गया, आप देखेंगे जाके, लेकिन अभी उतना घनापन नहीं आया है, उस तरह की डेंसिटी नहीं है जो यहाँ पर देखने को मिल रही। इसका मतलब आपका ये जो प्रयोग यूकेलिप्टस को लेके है, मेरा भी एक भ्रम टूटा है आज यहाँ आकर कि यूकेलिप्टस को लगाना कहीं से भी नुकसानदायक कम से कम नहीं है, जब तक कि बहुत ज़्यादा ड्राई लैंड ना हो या पानी की उपलब्धता बिल्कुल ही ज़ीरो ना हो। हाँ, बिल्कुल सही है। तो बुंदेलखंड जैसे इलाकों में अगर यूकेलिप्टस को इस तरह से लगाकर और एक छोटा सा फॉरेस्ट अगर हम डेवलप करते हैं तो उसके कवर में बहुत सारी काम की हम औषधीय पौधे हैं या सब्जियां हैं या फल हैं, इनको भी किसान लगा सकते हैं। ये एक कारगर तरीका
हो सकता है। तो हिरनी गांव से किसान तक के लिए निर्मल यादव। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।